हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम इकोनॉमिक्स के बुक का चैप्टर 9 कवर कर रहे थे, जो कि था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 और उसके कंपोनेंट्स स्टडी किए थे, जिसमें था प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पूरा कवर कर लिया था और इस लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन Globalization has been the ultimate aim of the new economic policy. Globalization new economic policy का ultimate aim था. To be more specific, liberalization and privatization finally led to globalization of the economy. यानी कि liberalization और privatization से finally हुआ क्या? Economy globalize हो गई. Globalization means the creation of global economy. A global economy is a borderless economy having the free flow of goods and services, capital, labor and technology across the national border. यानी कि अपनी इकोनॉमी को पूरी नेशन के इकोनॉमी के साथ मर्ज करना या फिर नेशन के इकोनॉमी के साथ चलना। ठीक है, इट इज़ अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी, यानी कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। आप यहाँ बैठ के आप दूसरी मतलब अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, गुड्स फ्री फ्लो हो सकता है, सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सकता है, कैपिटल का फ्री फ्लो हो सकता है, वैसे ही लेबर, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का मतलब बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, बॉर्डर्स नहीं रहेंगी। इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। It removes all barriers in free trade and investments. आगे देख लेते हैं मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन बॉट डाउन कंसिडरेबली। यानी कि जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मेजर किए जा सकते थे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे उन्हें क्या क्या हटाया गया। ठीक है, फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन बॉट डाउन कंसिडरेबली। यानी कि जो टैरिफ रेट्स यानी कि जो ड्यूटीज़ लगती थी उन्हें भी कहीं ना कहीं कम किया गया। द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड। और क्या किया? इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया गया इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। गवर्नमेंट हैज़ ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। आप सबने FDI पढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को ओपन किया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने इकोनॉमी में आ सके। एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स। इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे फॉरेन कैपिटल अंदर आया यानी कि हमारा फ्री फ्लो या फिर हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने लग गए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का एक पार्ट बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। Exchange rate of rupee has been made flexible. Rupee is made fully convertible to all current account transaction. यानी कि अब आप फॉरेन एक्सचेंज में अपने रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। Foreign collaboration. Indian companies are allowed to enter into important foreign collaboration. Example Maruti Suzuki, हीरो होंडा, टाटा कोरस डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। यानी कि अब फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज कोलैबोरेट होकर एक साथ काम कर सकती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। To ensure longer duration in foreign trade, changes were made in foreign trade policy. मेन फीचर्स क्या थे? लिबरलाइज पॉलिसी, यानी कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, लिबरलाइज करना मतलब फ्रीडम देना, जो लाइसेंसिंग वगैरह थी उन्हें कम करना। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, उन्हें क्या किया गया? कम किया गया या फिर रिमूव कर दिया गया। इनकरेजमेंट टू फॉरेन कोलैबोरेशन, हमने जस्ट अभी इसके ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था। फॉरेन कोलैबोरेशन को क्या हुआ? इनकरेजमेंट मिली। ठीक है, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म की ट्रेड पॉलिसीज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स थ्रू EXIM policy यानी export import policy, various incentives are given to exporters. Special economic zones are created to
इनकरेज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ है उनकी मदद से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। उन्हें जब फ़ायदा होगा तभी वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो एग्जिम पॉलिसीज़ है उनमें कुछ चेंजेस लाए गए, प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए ताकि एक्सपोर्ट्स को एनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, यानी कि अब हम इकोनॉमिक पॉलिसी के अचीवमेंट्स और फेलियर्स पढ़ने वाले हैं। तो अचीवमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है revolution in IT sector. Globalization has created a revolution in the IT sector. It has contributed to India's gross domestic product. Indian software engineers are in high demand in developed countries like USA, UK, France, etc. जो IT sector था, globalization की वजह से IT sector में एक revolution हुआ, ठीक है। इंडिया की जो GDP है उसके लिए भी इस आईटी सेक्टर ने या फिर इस ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन दिया। जो इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में, बाहर के फॉरेन नेशंस में, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये क्या है, अपने ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने आईटी सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट देखी गई, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बिकम हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव। ये क्या कह रहे हैं, जब प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आए फाइनेंशियल सेक्टर में तो क्या हुआ, जो ये फाइनेंशियल सेक्टर था वो कैसा हो गया, हाईली प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव हो गया। हमने पीछे पढ़ा था कि डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी किस चीज़ में, हमने एलआईसी में पढ़ा था, बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा था कि जो पब्लिक, जो सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस थे या जो सिक पब्लिक जो भी ऑफिस थे उनको क्या किया, उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट की गई और प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया। तो जब प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर करेगा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, प्लस कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन भी बढ़ा, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग क्विक सर्विसेज थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, ई बैंकिंग एटसेट्रा टू देयर कस्टमर्स। मतलब उन्होंने जो क्विक सर्विसेज, मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ई बैंकिंग हो गया। तो इन सब से क्या है, अब कस्टमर्स घर बैठे बैठे भी अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्होंने क्या बोला कि जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ थी उनमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। Improvement in educational standards. Globalization has motivated Indian students to go abroad and seek higher education as an effect of flexibility in getting educational loans, scholarships and other required facilities. मतलब ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि वो बाहर जाके, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना हायर एजुकेशन सीख करे, और एज एन इफेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन गेटिंग एजुकेशनल लोन्स, और उसके लिए स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन्स, स्कॉलरशिप्स, ये सारी चीज़ें भी और भी कुछ अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ भी लोगों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई ताकि वो बाहर जाके अपना हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. Our exports have increased considerably. India is not only exporting traditional products but also machinery, chemicals, computers, etc. Consequently, our adverse balance of payment position is improving. यानी कि आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो बैलेंस होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, अपने एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज होने लगा। ना केवल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बल्कि मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें भी इंडियंस एक्सपोर्ट करने लगे। इसी वजह से जो अपना एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था, अब उसकी पोजीशन कैसी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, यानी कि वो अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। आपको पता है डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है और बैलेंस होता है। तो जो कंडीशन पहले एडवर्स थी अब वो धीरे धीरे बैलेंस की तरफ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, diversification of cropping pattern. Earlier, Indian farmers were growing only staple food and cash crops. But now, as per the requirement of globalization, they have diversified their cropping pattern from traditional products to non-traditional products. They are developing horticulture, floriculture, medicinal plants, etc.
पहले जो इंडियन फार्मर्स थे वो खाली अपने पेट जितना खाना, मतलब अपने पेट जितना जो खेती थे वो करते थे, ठीक है, और खाली कैश क्रॉप्स उगाते थे, जिससे सिर्फ उनको सस्टेनेबल यानी कि उतना जितना उनकी ज़रूरत होती थी सिर्फ उतना ही करते थे। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को भी डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब वो खाली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते बल्कि नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। दे आर डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर के साथ साथ अब उन्होंने हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि क्या होगा, वो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, फॉर मीटिंग द नीड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को भी अब उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। Due to liberal imports, we can overcome scarcity of goods and raw materials. This helps to solve the problem of inflation. हम अब लिबरल इम्पोर्ट्स है, ठीक है, यानी कि हम फ्रीली बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। तो अगर किसी चीज़ की कमी हो, कोई गुड्स की कमी हो या फिर रॉ मटेरियल की कमी हो, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट हो रही है तो हम उनसे कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है। रॉ मटीरियल हो गए, गुड्स हो गए, जिन भी चीज़ों की कमी होगी वो हम क्या कर लेते हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से एक और प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इन्फ्लेशन की, ठीक है। समझ में आया कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के क्या क्या अचीवमेंट थे? रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटी हमने जो ये देखा कि जब इसमें प्राइवेट सेक्टर आया, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया? प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट आया, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न प्लस जो कुछ मतलब ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या थे? मेजर अचीवमेंट्स से इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फेलियर्स क्या क्या हुए इस इकोनॉमिक पॉलिसी के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अ कंट्री अंडर ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ फोर्स टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच आर डिमांडेड एट ग्लोबल लेवल एंड विच आर प्रॉफिटेबल, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला फेलियर क्या है? लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो कंट्रीज़ है वो सेल्फ सफिशिएंसी फूड प्रोडक्शन में नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि वो क्या सोचते हैं या फिर वो फोर्स्ड होते हैं ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे डिमांडेड है और जिससे उनको फ़ायदा है, ठीक है। यानी कि अब पहले क्या करते थे लोग? स्टेपल फूड और कैश क्रॉप्स उगाते थे सिर्फ अपने तक, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? वो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें डिमांडेड है वो प्लस जो प्रॉफिटेबल है वो चीज़ें प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आर डोमेस्टिक मार्केट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. They are flooded with imported goods. Due to liberal import policy, imported goods are cheaper than the domestic products and they are highly demanded. ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से जो अपने डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने मार्केट में इम्पोर्टेड गुड्स ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो अपनी मार्केट से सस्ता है और ऑब्वियसली अगर प्राइस कम होता है तो लोग उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। और उसका सस्ता होने का रीज़न क्या है? कि लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसीज़, यानी कि जो कस्टम ड्यूटीज़ या फिर जो टैरिफ ड्यूटीज़ हैं वो उनके ऊपर कम है, ठीक है। तभी हम वो लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सस्ते में यानी चीपर रेट में मिल जाता है और अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे थोड़े महंगे होते हैं और इसी वजह से वो जो सस्ता प्रोडक्ट है वो हाईली डिमांडेड होता है। तो ये क्या है? अपने डोमेस्टिक मार्केट पे एक एडवर्स इफेक्ट है। आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, जो चाइनीज़ टॉयज़ होते हैं, ठीक है, या फिर जो बाहर से आए हुए टॉयज़ होते हैं वो इंडियन मार्केट में बनाए गए टॉयज़ से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डंप करते हैं, वो एक ही साथ इतना सारा सामान बनाते हैं कि उनका जो रेट है वो क्या हो जाता है, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे वो
बाकी अपने इंडियन प्रोडक्ट से या फिर अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से वो क्या होता है, चीपर होता है। तो इस वजह से हम लोग उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और हम वही सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अफेक्ट्स पुअर फार्मर्स। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग enjoyed by rich farmers. They are growing exportable crops, but poor farmers are left unnoticed. यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मतलब जो प्रोडक्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे उन्हें जो फ़ायदा हो रहा है, तो जो रिच फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर फार्मर्स हैं वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन, हेंस दे आर फोर्स टू सेल देयर लैंड और टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। आपको पता है एक्सट्रीम स्टेप्स, इंडिया में फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ठीक है, सुसाइड कर रहे हैं, उसका रीज़न ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो रिच फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाते हैं और वो उन्हें एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जो पुअर फार्मर्स होते हैं, ना उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ होती है, ना उनके पास उतना मनी, ना उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट होता है कि वो इस तरीके के क्रॉप्स को उगा सके और उसके बाद उन्हें प्रॉपरली एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है, तो इस वजह से वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते और उन्हें अपना या तो लैंड बेचना पड़ता है लोन रीपे करने के लिए, या फिर वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडेप्टनेस एंड पॉवर्टी, यानी कि वो गरीबी में, कर्ज बाजार तो हो रहे हैं प्लस वो और ज़्यादा गरीब भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी का आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर फेलियर है कि वो पुअर फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा है। अनहेल्दी कंपटीशन, द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट फेस कंपटीशन विद MNCs, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स एज अ सिक यूनिट और क्लोज इट डाउन और टू सेल इट आउट। अनहेल्दी कंपटीशन, ऑब्वियसली जो बाहर के डेवलप्ड नेशन है वहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं उनसे कॉम्पीट करना इंडिया की जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए उतना ईजी नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, दे आर फोर्स टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स एज अ सिक यूनिट और क्लोज इट डाउन, यानी कि उन्हें अपने यूनिट को बेचना पड़ता है या फिर उसे बंद कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। Neglects welfare aspect. Privatization of services like health, communication, education has led to exorbitant charges and fees for maximization of profit. जहाँ प्राइवेटाइजेशन है इन सारे सर्विसेज का, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखोगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनिमल चार्जेस होते हैं, या फिर आप ये कहो कि मेडिसिन ऑलमोस्ट फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ पे उनके चार्जेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो एक वेलफेयर एस्पेक्ट को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके दोनों एस्पेक्ट है। प्राइवेटाइजेशन मतलब आपको कंपटीशन की वजह से सर्विसेज भी अच्छे प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वही पब्लिक सेक्टर भी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। इस वजह से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली वही लोग जा पाते हैं जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेजर फेलियर है कि इसकी वजह से जो वेलफेयर एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए चार्जेस को एक्स्ट्रा ही या फिर हाई ही रखते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। मेनी इंडियन इंडस्ट्रीज आर कंपेल्ड टू क्लोज डाउन एज दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपने इंडस्ट्रीज़ को बंद करना पड़ा, बिकॉज क्योंकि वो जो कंपटीशन है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जो MNCs के साथ जो कंपटीशन है उसे फेस नहीं कर पाए। हेंस लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यानी कि बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से मतलब अगर कंपनीज बंद हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो वर्कर्स तो जॉब से अपने आप निकल जाएंगे, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बोल सकते हो, ये भी आप एस्पेक्ट बोल सकते हो आप कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 कहाँ कहाँ फेल हुई है। एक और बार देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि पहले
बस स्टेपल फूड बनाए जाते थे या फिर कैश क्रॉप्स उगाए जाते थे, अपने तक होते थे, ठीक है। अब जो रिच फार्मर्स हैं वो एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स बनाते हैं और उन्हें बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते अगर आप ग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबल मार्केट में इन्वॉल्व है तो। एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट, बाहर के प्रोडक्ट्स यहाँ के प्रोडक्ट से चीपर हैं, इस वजह से लोग उन्हें ज़्यादा लेते हैं और उस वजह से डोमेस्टिक मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अफेक्ट्स पुअर फार्मर्स, अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कि जो एमएनसीज हैं उनसे compete करना जो यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है या फिर डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन लोगों के लिए उतना ईजी नहीं जाता है, तो इस वजह से भी उन्हें अपनी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन करना पड़ता है। प्लस निगलेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट्स, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोग सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं, सोशल जो एस्पेक्ट है, वेलफेयर एस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है जो कि आप बोल सकते हो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 का एक फेलियर आप इसे बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।